मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, अगर अजहर सिद्दीक हो तो मैं तो बड़ा मजब्बा मांगे दोहल कह रहा हूँ, ये तौहीन अदालत बनती ही नहीं है। यानी अभी रिसेंटली इलेक्शन एक्ट के तहत सेक्शन 10 के तहत कह दिया, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया कि जनाब आप तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं, ना वो कोर्ट है। हमने कोई उनसे ऐसा काम नहीं किया कि जिसपे वो शर्मिंदा हो। जैसे 25 मई के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं आज वो शर्मिंदा हैं, वो खुद मानते हैं कि हमसे गलती हुई, हमें एक हद से आगे आपने अगर दफा 144 नाफज करनी थी तो उसके बड़े क्लियर हदायत होती हैं। तो हमने कहीं भी इनको पॉलिटिकली यूज नहीं किया, ना हम करने का इरादा रखते हैं। बार बार हम ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें मेडिसिन की भी सख्त ज़रूरत है, फूड एंड नॉन फूड आइटम्स की भी ज़रूरत है, लेकिन जो हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज हैं उस पे जितनी भी टीम्स हैं वो हाई अलर्ट हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, एक जानिब तो इमरान खान अपने जलसे कर रहे हैं, आज भी वो वकला कन्वेंशन से लाहौर में खिताब करेंगे, साथ ही साथ आज रहीम यार खान उनका भी जाना है। दूसरी जानिब इमरान खान पर भी जो केसेस है, कल बड़ा अहम दिन है कि क्या इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद होगी या नहीं, उस केस में क्या है, इस पर भी बात होगी। लेकिन दूसरी जानिब जो केसेस हैं इस वक्त हुकूमती जमातों पर, उनमें आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ की सूरत हो रही है। एहसन इकबाल साहब केस जो है वो ख़त्म कर दिया गया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नारोवाल का। और एक ख़बर आपको यहाँ पर दें कि साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार केस में भी अहम पेशरफ्त हुई है। इसहाक डार ने वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में दायर की गई है। इसहाक डार को पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तार न किया जाए, ये वकील की जानिब से इस्तदा भी की गई है। तो अब साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पाकिस्तान आना चाहते हैं और असल मामला नैब जो इन्वेस्टिगेटिव इदारा है, क्योंकि केस तो अदालत में है लेकिन इन्वेस्टिगेटिव इदारा ख़ुद उस केस को किस तरह से परसू करता है, ये एक अहम पॉइंट होता है कि जब खुद ही प्रोसिक्यूशन ना की जाए या कमज़ोर की जाए तो फिर अदालतें क्या कर सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो सकती। हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अजहर सिद्दीक साहब, सीनियर कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपके वक्त का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर साहब। अब्बास आपका भी बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश करेंगे जो हुकूमती अरकान और अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनसे भी इस मामले पर बात हो जाए। अजहर सिद्दीक साहब आपसे आगाज़ करते हैं। कहा गया ये केस गलत बनाया गया था एहसन इकबाल साहब पर, तो और आज वो केस जो है वो ख़त्म हो गया, अदालत ने उनको बिल्कुल बरी कर दिया कि केस जो है वो था ही नहीं। तो अब अदालतों के अंदर तो वो चीज़ें जाती हैं जो आप वकला हों, वो चाहे सरकारी हों चाहे वो प्राइवेट हों, वो जो जैसी प्रोसिक्यूशन होगी, जैसे मामलात होंगे, अदालतों पर फिर लोगों के सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। अदालतें तो वही करेंगी जो उनके पास सबूत की सूरत में लाया जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब नैब के मामलात तब्दील हो रहे हैं, हर चीज़ तब्दील हो रही है, तो फिर सबको रिलीफ मिलना कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। देखिए, मैं एक बात अर्ज करूं, आपको समझ आना चाहिए एक जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ था गॉड फादर या सिजिलियन माफिया, उसका मकसद क्या था। इन्होंने देखे पूरा एक टाइम इंतजार किया, मुल्क से बाहर भागे, बताया कि बहुत बीमार हूं, पता नहीं क्या क्या कुछ हो गया, और सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलाती रही, और मेरा जहां तक ख्याल है नैब अदालत को ये देखना चाहिए नैब अदालत क्या है, उन्होंने वहां पर क्या केस बनाया है कि जो अब तरामीम सामने आ गई है, उन तरामीम को सामने रखकर केस नहीं चल रहा। और ये टाइमिंग इसलिए सूट की गई, मेरी इतला के मुताबिक नैब के अंदर जो चेयरमैन नैब इनका अपना लगाया गया है, और जितनी टीमें अब नैब के अंदर है वो इनको बचाने के लिए, चाहे वो मरियम नवाज हो, नवाज शरीफ हो, मरियम सफदर हो, नवाज शरीफ हो या इसहाक डार हो, वो तैयारियां सारी हो चुकी हैं। यानी कल नोटिस होगा इसमें, मैं बड़ी दफा बता, नोटिस होगा इसमें। कौन आएगा? नैब आएगा। नैब में तो इनके अपने बंदे बैठे हुए हैं, और वो तो आगे कहेंगे जी हमें कोई एतराज नहीं है, नई तरामीम आ गई है, इसको बल्कि नैब का तो इख्तियार ही नहीं बनता। वो अब कहानी ये शुरू होगी, याद कीजिएगा, कि इस बुनियाद के ऊपर जो है ना, जो इश्तिहारी डिक्लेयर किया है ना, वो गलत है। अब इश्तिहारी खत्म हो जाएगा, ये मैं आपको वक्त से पहले बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, यही होगा। नजर चूंकि एक एजेंडे के तहत ये काम चल रहा है, टाइमिंग सेट की उन्होंने, वो आगे कोशिश कर रहे हैं अपने लिए रास्ता रखने की। लेकिन ये भी रिकॉर्ड की बात है कि ये अदालत को तो देखना है कि जब तक वो यहाँ पेश नहीं होंगे, और जो है ना एब्सकॉन्डर जो होता है ना, उसके राइट नहीं होते। एब्सकॉन्डर के राइट तब होंगे जब आके सरेंडर करेगा।
अब यहाँ अब तो ये तो नैब वाले बताएंगे ना आके। और आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ को बतौर एब्सकॉन्डर टीवी चैनल्स पे भी आने की आजादी नहीं है, टीवी चैनल्स पे वो नहीं आते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये वो रिकॉर्ड पे चीजें हैं, कोशिश करेंगे चीजें इधर उधर ले जाने की, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं। सही, तो ये जो लग रहा है आसान काम, बहरहाल लग तो ये भी रहा था कि चीज़ें शायद आसान उस तरह भी ना हो जिस तरह से हो रही है। मैं चाहूँगा कि आपसे, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा के एवनफील्ड रेफरेंस के मामलात वो भी अदालत में हैं और उसका भी जो सारा बार है वो नैब पर है, और नैब क्या वो बार उस तरह से लेकर चलेगा या नहीं, इस पर भी बात होगी। लेकिन इमरान खान साहब का जो मोमेंटम है जलसों का, और ख़ास तौर पर जो इस मरहले में उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट बार में जब जा रहे हैं वहाँ पर उन बार के लोगों के साथ हो रहा है रब्ता, और बार एसोसिएशन से जब गुफ्तगू हो रही है तो नौजवान वकला की, जहाँ पर सीनियर वकला के साथ बहुत बड़ी तादाद हो रही है। एक तो सियासी जलसे जिसमें हर एक शख्स आ रहा है, लेकिन वकला पाकिस्तान का एक पढ़ा लिखा तबका और बड़ा वाइब्रेंट तबका होता है, और जिन मूवमेंट्स में वो होता है वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा हमने ये देखा है कि वो बड़ी सक्सेसफुली आगे बढ़ती हैं और उसका रुख ही कुछ और होता है। अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास, आप मुख्तलिफ जलसों को भी कवर करते रहे, ऐसी जितनी भी ये तहरीकें चल रही हैं जिसमें बार एसोसिएशन इमरान खान के साथ हैं, इनको भी देख रहे हैं। इमरान खान का आए दिन वो ज़्यादा एग्रेसिवली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन इमरान खान की इस एग्रेसिवनेस को कल का दिन जो है वो एक बड़ा अहम है। तो क्या खान साहब की टीम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कल को लेकर कितनी संजीदा है कि खान साहब पर अगर फर्द जुर्म आयद हो जाती तो फिर तो सारा खेल वैसे का वैसे ख़त्म हो जाता है? वो लाइव पे क्या चल रहा है? जी अब्बास। अब्बास, आप सुन सकते हैं? शब्बीर के साथ दोबारा से हम रब्ता करते हैं, लेकिन नज़र साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये मरियम नवाज साहिबा का केस के बारे में भी कल आपने परसों देख लिया, एवनफील्ड के मामलात हैं, तो अगर मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जो चीज़ें सामने अभी तक आ रही हैं तो वो तो लग रहा है कि शायद उनका केस भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहरहाल बार तो नैब ने साबित करना है ना कि उनके साथ क्या थे मामलात, किस तरह से ट्रांजैक्शन हुई हैं, क्या चीज़ें हुई हैं। तो इस केस का भी जो अंजाम है, जो चीज़ें हैं, वो तो मरियम साहिबा की जानिब जाता हुआ नज़र आ रहा है। आप वकील हैं, ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे? मैं तो जो कि हिस्ट्री जानता हूँ इस सारे केस की, मुझे तो बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा है। 1 साल पहले ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के करीबी हल्कों में ये बात होना शुरू हो गई थी कि वो बरी हो जाएंगे। अब मेरे लिए बड़ी तकलीफ बात थी, किस बात में बरी हो जाएंगे। और चूंकि अब हालात आपने देख लिया, ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ, और अब क्या हुआ कि जो नैब है तो उनका अपना आ गया, चेयरमैन नैब उनका अपना, प्रोसिक्यूशन टीम में वही चलना है जो नैब ने चलाना है। और लेकिन तारीख क्या है? तारीख आपको याद होगा 126 दिन 2016 से शुरू होकर पनामा केस चला। पनामा के केस में उनके वालिद के हवाले से चीजें आई, ले आए, मनी ट्रे ले आए, ना ला सके, खच्चरों और घोड़ों पे जाता रहा। फिर आपको पता है कतरी खाता आ गया। मरियम नवाज सफदरी कहा करती मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जदादे नहीं है, ये तो उन्हीं के सामने चीजें हैं। और जहां तक मामला था, फिर मामला चला JIT में ये पेश होके बताते रहे, वजाहत वहां एक्सप्लेन ना कर सके। फिर मामला आया सुप्रीम कोर्ट में, 6 दिन के लिए हियरिंग हुई, 5 दिन के लिए हियरिंग हुई, कोई चीज ना दे सके। फिर आ गया नैब के पास, नैब के इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की, वहां एक्सप्लेन ना कर सके। फिर आया ट्रायल में। अगर ये केस इतना आसान होता तो ट्रायल के अंदर, यानी आप अंदाजा लगाएं जरा, हियरिंग अगर टाइम को कंज्यूम करके देखें तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, बेनिफिशियल ओनर है। और अगर वो ऑफशोर कंपनियों के नीचे से मजीद जो अब किया नहीं ना नैब ने, वो तो नैब आज भी उनका अपना बैठा हुआ है। ये तो अभी आपके पास तो 12-13 कंपनियां आएंगी, तो 26, 27, 30 के करीब कंपनी है ऑफशोर, कभी रिकॉर्ड पे आ जाएंगी तो सामने आ जाएगा। अभी तो 12 जो कि नैब वहां है, नैब ने अपनी मर्जी के आर्गूमेंट कर रहे हैं, जो कहेगा नैब वही आर्गूमेंट्स करेंगे। और उस आर्गूमेंट्स में नजर आएगा, आपको मैं बता दूं वक्त से पहले, नजर आएगा कि इनको फायदा देने की कोशिश की गई है। बल्कि हो सकता है मरियम, यानी इससे पहले आप इतने से केस चल रहा था ना, तो अगर केस में इतने जान होती तो खत्म ना हो जाता। तो वो वजह क्या थी कि वो नैब की टीमें उस वक्त एक्टिव थी। अब नैब की जितनी भी टीमें इनएक्टिव हो गई, हैंड इन ग्लव्स की बात आएगी कि नैब जो है वो मिला होगा इनके साथ, और नैब की कोशिश यही होगी कि कहीं ना कहीं जो लकूना है ना, वो या तो अपना लीगली आर्गू उस तरह ना किया जाए और अब जवाब ना दे सके,
जब जवाब नहीं दे सकेंगे, हालात और वाकया सामने नहीं आएंगे, तो इसका फायदा मरियम सफदर को होने का नजर आ रहा है मुझे। और चले इससे आगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पड़े हैं, लेकिन यहाँ मैं तो समझता हूँ कि इन अपीलों को अभी सुनना नहीं चाहिए। नवाज शरीफ आजकल आने वाले हैं, मेन केस तो नवाज शरीफ का है, नवाज शरीफ का मेन केस अगर पहले सुना जाए तो ज्यादा मुनासिब है। सही, अब सुना जाए वाला मामला जो है आपका वो बड़ा अहम है। अब वो सुना जाए होगा या नहीं, ये एक अगले आने वाले वक्त में नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास, एकदम तो हम देखते हैं कि इमरान खान साहब अपना वो चला रहे हैं अवामी राब्ता मुहिम, वो मुख्तलिफ लोगों के साथ हो रही है, वो सियासतदानों के साथ भी है, वो वकला के साथ है, और फिर सबसे बड़ी बात वो जल्द से कर रहे हैं अवाम के साथ है। लेकिन दूसरी जानिब उनके खिलाफ केस हैं और हुकूमती जमातों के अपने केस निकल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान क्या कर रही है? देखिए, केसेस तो अजहर सिद्दीक डील कर रहे हैं, फैसल चौधरी डील कर रहे हैं, केसेस चलते रहेंगे। अदालतों का इमरान खान एहतराम करते हैं, अदालतों के सामने जब भी उनको बुलाया है वो पेश हुए हैं, बड़े अच्छे अंदाज के अंदर, महज़िब अंदाज के अंदर वो पेश हुए, इसलिए अदालतों की कोई फिक्र नहीं। बड़ी अच्छी लॉयर टीम है इमरान खान के पास। सियासी लिहाज से अगर मुदस्सर भाई मैं आपको बताऊं तो अब फाइनल राउंड शुरू है। खतरनाक चीजें आगे सुनने को भी मिलेंगी और देखने को भी मिलेंगी। कहानियां सुनाते जाएं, सुनते जाएं, लेकिन असल बात यह है कि ये नर्व्स की गेम शुरू हो चुकी है, असाब की गेम है। इसमें जिसके असाब मजबूत होंगे वही गेम जीतेगा। पंजाब में भी महाज खुला हुआ है, मेरे जराए ये बताते हैं, वहां पर भी चीजों को टैकल करने की काफी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन महाज खुला हुआ है। जो मोनस इलाही और परवेज इलाही बिल्कुल इमरान खान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, पूरी हमदर्दी, पूरी स्ट्रेंथ, हर चीज उनकी इमरान खान के साथ है। लेकिन रियलिटीज है जिनको वो फेस कर रहे हैं, बेशक वो बता नहीं रहे, लेकिन रियलिटीज को फेस कर रहे हैं। दोबारा से ऐसी कोशिशें की जा रही हैं पंजाब हुकूमत को खत्म करने के लिए, लेकिन इसके बाद भी हमारा यानी तरीके इंसाफ का ये मौकफ है कि हमारे पास भी इस पत्ते का हल है, जो पता वो खेलेंगे। आगे हमारे पास भी चाल है कि इसको किस तरीके से चीजों को टैकल करना है। अच्छा, नहीं अब्बास, यहाँ पे मैं एक चीज, यहाँ पे पंजाब में हुकूमत बनाई, बड़े मुश्किल से इलेक्शन जीता, फिर उसका पूरा एक मामला अभी भी वैसे ही तरीके से, यानी कि दोबारा से लोग जो है अपनी जमात यानी पीटीआई को छोड़कर कहीं और जाएंगे, वैसे ही हुकूमत माजी की तरह वो दोहराया जाएगा अमल? देखें, ये वफादारियां खरीदी जाती हैं। सिंध हाउस में आपने देखा कि किस तरीके से वफादारियां खरीदी गई और किस तरीके से वहां पर जो पूरी दुनिया ने देखा। इससे पहले पंजाब में भी आसिफ अली जरदारी वहां पर मौजूद थे, किस तरीके से सारी चीजें कोशिश की गई मैनिपुलेट करने की। दोबारा से ये कोशिशें की जा रही हैं। मैं कोशिशों बात कर रहा हूँ, अटेम्प्ट की जा रही है, परेशान किया जा रहा है, लेकिन इमरान खान के साथ जो परवेज इलाही और मोनस इलाही खड़े, ठीक है। अच्छा, परेशानी की बात नहीं है। हमारे साथ रही इस वक्त हाशिम डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर दाखिला पंजाब। कल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डोगर साहब, बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है कि पंजाब में फिर से कोई आपकी हुकूमत पर शब खून करने की तैयारियां की जा रही हैं, और आपकी तैयारी जवाबन कैसी है सर? और ये वाकई शब खून हो रहा है, आपके अंदर से कुछ लोग इधर उधर हो रहे हैं? नहीं, मैं पहले तो बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसी सूरत हाल है कि ये चूंकि बहुत पैनिक में है, और ये बिल्कुल इन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पंजाब हुकूमत को एक दफा चेंज करके और 2-2.5 माह में ये पीटीआई या काफ लीग की हुकूमत वापस आ जाएगी। तो वो बहुत डेस्परेट है, बिकॉज इनके अज़ाइम पूरे नहीं होते जब तक इनके पास वफाक के अलावा कम अज कम सूबा पंजाब ना हो। तो ये इनकी अटेम्प्ट का जो मैं मकसद अभी तक समझा हूँ, ये बेसिकली चाहते हैं कि पंजाब में थोड़ा बदअमनी हो, लोग परेशान हों कि जी मुस्तकबिल क्या है, और ख़ास तौर पे इस अटेम्प्ट के जरिए ये ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ऑफिशियल्स को ये इम्प्रेस करना चाहते हैं ताकि वो प्रेशर में रहें कि जी हमने कोई ऐसा काम नहीं करना। मैं आपको एक बात इंतहाई श्योरिटी और गारंटी से बता सकता हूँ कि इनकी कोई ऐसी अटेम्प्ट कामयाब हो ही नहीं सकती, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त अगर कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेंबर सूबाई असम्बली है या काफ लीग का है, वो इंतहाई कोई बेवकूफ आदमी होगा जो इस टाइम पे इमरान खान को छोड़ेगा। इस वक्त तो दूसरी तरफ सूरत हाल ये कि लोग इमरान खान के साथ आना चाह रहे हैं। बात यहाँ तक चली गई है कि अब मुझे तो जब भी इलेक्शन होगा, मुझे तो कैंपेन होती भी नजर नहीं आ रही। लोगों ने दे हैव मेड अप देयर माइंड्स, और मैं समझता हूँ कि अगले इलेक्शन में आप देख लीजिएगा, जब मेरे ये अल्फाज नोट कर लें,
कि जो हमारा मेंबर सूबाई असम्बली जो भी इंशाल्लाह फेयर एंड फ्री इलेक्शन में जीतेगा उसकी कम से कम लीड ही, चलो ज्यादा नहीं तो 5000 की लीड तो हर आपका एमपी लेगा। ये इन सारी चीजों से खौफजदा है। हम बिल्कुल सुकून में, वी आर नॉट इन पैनिक, और हमारे सारे के सारे कारकुन, हमारे एमपीएस इंशाल्लाह दे आर स्टैंडिंग फर्मली विद इमरान। अच्छा हाशिम डोगरी साहब, आप वज़ीर दाखिला भी हैं। अभी ये जो सीनियर पुलिस अफसरान के तकर्रर और तबादले के मामलात में वफाक और आपका सूबा कुछ आमने सामने आ रहा है, आप CCPO को नहीं जाने दे रहे हैं शायद वो, या वो जाना नहीं चाह रहे हैं, ये क्या मामला हुआ है सर? ये CCPO लाहौर को तब्दीली की बातें क्यों हो रही थी? बस ये वही जो मैंने आपको बोला है कि जो एक फैशिस्ट इनके डिजाइन हैं कि इधर कोई ऑफिसर काम ना करे, अगर कोई जायज काम भी करे तो उसका तबादला कर दिया जाए। तो माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं। अब देखें ना बात क्या हुई, बात ये हुई कि एक FIR हुई कल 2 फेडरल मिनिस्टर्स के खिलाफ, और वो क्यों हुई उसकी बड़ी सीधी बात है कि पंजाब में लाखों करोड़ों लोगों के जो एहसास हैं वो मजरूह हुए। ये जो इन्होंने एक इंतहाई मैं समझता हूँ गिरी हुई हरकत की, जवेद लतीफ साहब ने, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर इमरान खान पे वो रकीक जुमले, वो रकीक इल्जामात लगाए कि खुदा न खास्ता इससे आप किसी भी एक नाबालिग शख्स को आप उसका ज़हन को पलूट कर सकते हैं। माजी में ऐसा हुआ है कि आपकी शख्सियात के ऊपर मजहबी हवाले से ईसाइयों के ऊपर लोगों ने उनको, तो ये बेसिकली जब एप्लीकेशन आई तो ये कुछ CCPO ने थोड़ी देनी, ये तो एक अदालतों के मुअज़्ज़ज़ अदालतों के अहकामात हैं कि जनाब एक एप्लीकेशन आती है तो आप उस पर अपना एक्शन करें। अब ये पुलिस में निचले लेवल पे ये एक्शन हुआ है, ये अपनी तरफ से ये इनको बड़ी वो इनकी अना को ठेस पहुंची कि जी फेडरल मिनिस्टर्स के खिलाफ FIR हो गई है तो CCPO को चेंज करें। हम बिल्कुल इसको रजिस्ट करेंगे आइन और कानून के मुताबिक। चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े वाज़ेह हदायत दे दी हैं और इसके अंदर जो भी आईनी तरीक़ेकार होगा, इस तरह तो देखे ना कोई ऑफिसर काम ही नहीं करेगा पंजाब में। तो ये तो चाहते हैं कि मार्शल लॉ नाफज हो जाए और ये जो राणा सनाउल्लाह साहब बैठे हुए हैं और उनके जो क्रोनीज वहाँ बैठे हुए हैं वो वहाँ से बैठ के तो सूबा भी चलाएं। सूबे के अवाम में ये भी आप पर ये इल्ज़ाम ये हो रहा है कि जो पोलिटिसाइज आप कर रहे हैं इस वक्त पुलिस को, अपने सूबे के अंदर सबसे बड़ा सूबा है, और अब जब आप खुद भी इमरान खान साहब की कॉल पर जब ये मार्च होगा तो फिर पूरा फैसिलिटेट भी किया जाएगा, ये भी इल्ज़ाम आपकी हुकूमत पर, आपके सूबे पर लग रहा है? ये लगाते रहे जी इल्ज़ाम। देखें पुलिस जो है ये सूबे के अंदर सूबाई हुकूमत की मतहत है। देखें हमने तो अभी तक पिछले 3 माह में बावजूद इस पे मेरे पे डायरेक्टली क्रिटिसिज्म हुई कि लोग ये चाह रहे थे कि हम इनके घरों में उसी तरह की तबाही फेरें जिन्होंने हमारे घरों में किया। मुझे तो चेयरमैन साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि हमने किसी के साथ कोई अखलाक से गिरी हुई हरकत नहीं करनी। हमने पिछले 2.5 महीने में या 2 महीने में पुलिस को सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल कामों के लिए यूज किया है। हमने कोई उनसे ऐसा काम नहीं दिया कि जिसपे वो शर्मिंदा हों। जैसे 25 मई के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं आज वो शर्मिंदा हैं, वो खुद मानते हैं कि हमसे गलती हुई, हमें एक हद से आगे आपने अगर दफा 144 नाफज करनी थी तो उसके बड़े क्लियर हदायत होती हैं। तो हमने कहीं भी इनको पॉलिटिकली यूज नहीं किया, ना हम करने का इरादा रखते हैं। और हम चाहेंगे कि पुलिस आइन और कानून के मुताबिक जो उसका काम है, शहरियों का जो उन्होंने हिफाजत देनी है, और अपने काम करें। हम कहीं भी इनको मिसयूज नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया हाशिम डोगरी साहब, वज़ीर दाखिला पंजाब साथ मौजूद थे और ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत खुद जो है वो बौखलाहट का उस मामले में शिकार है। शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, सीनियर कानूनदान है। शाह खावर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कल इमरान खान साहब पर शाह खावर साहब फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है, देन फिर क्या है, क्या अगला मामला होगा इस केस में? देखिए जी, हम तो उम्मीद करते हैं कि जो है वो इमरान खान साहब जो है वो अपनी जो कानूनी पोजीशन है उसके मुताबिक जो है वही करेंगे जो करना चाहिए। मैं तो अभी भी ये कहूँगा कि उनको कल तक जो है या फर्द जुर्म आयन होने से पहले एक गैर मशरूत जो है वो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा, जब क्योंकि शो काज नोटिस इशू हो जाए उसके बाद अगर फर्द जुर्म आयद हो जाए फिर तो ट्रायल शुरू हो जाता है। फिर तो माफ़ी के जो इम्कानात हैं वो मादूम हो जाते हैं। वो तो अदालती नज़ायर ही इस तरह के हैं। तो उसके नतीजे में देखिए बात यह है कि जो 5 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो उन्होंने जो पहले जब शोकाज नोटिस इशू किया था और जब उनका पहला जवाब आया था उस पर उन्होंने उनको मजीद 7 दिन का टाइम दिया था। उन्होंने कहा था कि ये 3 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, इनको पढ़ के आ जाएं। उसमें तो बिल्कुल वाज़े तौर पे यही है कि फर्द जुर्म आयद होने से पहले अपनी पहली फुर्सत में या पहले मौके पे अगर गैर मशरूत माफी मांग ली जाए तो उसको कंसिडर किया जा सकता है। और जो ये माफी जो है वो
ताखीर से मांगी जाएगी तो फिर उसमें इम्कानात होते हैं कि उसको कंसिडर ना किया जाए। तो अगर तो फर्द जुर्म आयद हो गई और उससे पहले उन्होंने अनकंडीशनल अनक्वालिफाइड जो है अपॉलॉजी टेंडर ना की, तो मैं समझता हूँ कि इनके लिए मसाइल बढ़ सकते हैं। तो अजहर साहब, माफ़ी मांगने में क्या अजहर सिद्दीक साहब ऐसे है कि इमरान खान साहब इस केस के अंदर माफ़ी मांग लेंगे गैर मशरूत तौर पर कि बहरहाल अदालत है ना सामने, तो वरना तो फिर वो ट्रायल वाला मामला वो एक और तलवार लटकती रहेगी। देखिए, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, अगर अजहर सिद्दीक हो तो मैं तो बड़ा बजब्बा मांगे तो कह रहा हूँ, ये तौहीन अदालत बनती ही नहीं है। यानी अभी रिसेंटली इलेक्शन एक्ट के तहत सेक्शन 10 के तहत कह दिया, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया कि जनाब आप तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं, ना वो कोर्ट है। तो इसी तरह ये जो अभी तक मैं तो ये समझ नहीं पाया, वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट कह रहे हैं, मेरी बाकी नजर में वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है क्या, वो अल्फाज क्या है जो ऐसे जो कंटेम्प्ट को शो करते हैं, जो माजी में जितने केसेस जिनमें फर्द जुर्म आए थे उनके हाँ इतनी भयानक अल्फाज हैं। क्या इमरान खान साहब कह दिया कि अपना सिविल जज का धावा बोल दो, उसको कमरे से निकाल दो, उसको बैठने दो, उसको इंसाफ ना करने दो, फिर तो समझ आती है। सिर्फ एक अल्फाज को ये देखें, ये मैं अपनी कानूनी बात कर रहा हूँ, अगर ये मुझे इस तरह का शो का नोटिस आया तो मैं तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, किस बात की माफी है, क्यों माफी होनी है। ये इट माइट बी अ डेफामेशन ऑफ माइल्ड नेचर बट इट कांट बी टर्म एज ए कंटेम्प्ट। अब बात आती है दूसरी तरफ, चूंकि इमरान खान है एक लीडर है, इमरान खान साहब अगर ये छोटी छोटी बातों पे भी खड़े होंगे ना तो कल इसका मुआशरे में असर अच्छा नहीं जाएगा। इमरान खान साहब जब ये बात करेंगे ना कि इस निजाम को सामने रखते अगर अजहर सिद्दीक की तरह एक वकील हो तो फिर तो समझ में आती है, चूंकि एक लीडर है, एक स्टेट्समैन के तौर पर है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट समझती है कि ये तौहीन है, तो मैं नहीं समझता कि इस बात को इस कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए अगर वो अल्फाज कह भी दें कि मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे माफी है, लेकिन याद रखिएगा ना उनकी इंटेंशन ये थी, ना उनका माइंड ये था, ना वो ये कहना चाहते थे। बहरहाल कल तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोर्ट के अंदर जो कुछ भी होगा कोर्ट के अंदर होगा, कोर्ट के अंदर इमरान खान पेश होंगे, कोर्ट के अंदर अपना वो केस रखेंगे, वो बताएंगे अदालत को कि उनकी ना इंटेंशन ना मोटिव, चूंकि बेसिकली जो कंटेम्प्ट है ना इट्स अ सुई जनरस, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर। और अभी भी अगर आप मुझसे पूछते हैं फर्द जुर्म की तरफ अदालत अगर चली गई है तो ये तो वैसे भी गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है कि जब फर्द जुर्म की तरफ आपने जाना है, आपने को मटेरियल दिया कि इस बेस के ऊपर हम फर्द जुर्म आयद करेंगे, कौन सी शहादतें हैं, शहादतों की कोई लिस्ट दी है आप लोग करें, और उसके पास अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं 265C की पहले दरखास्त देता कि भाई मुझे मटेरियल तो प्रोवाइड करें जिसके ऊपर आप फर्द जुर्म आयद करने जा रहे हैं। फिर मैं कहता 265D के एक सेक्शन मौजूद है कि इस मटेरियल की बुनियाद पर तो फर्द जुर्म आयद ही नहीं हो सकती। देयर आर नंबर ऑफ, यानी अगर इसको लड़ना है तो लड़ा बहुत बेहतरीन केस है लड़ने के हवाले से, लेकिन एक लीडर होने के नाते और एक स्टेट्समैन होने के नाते इमरान खान साहब बड़ेपन का कल मेरा ख्याल है मुजाहरा करेंगे और अदालत के सामने अपना वो केस प्लीड करेंगे कि उन्होंने कोई तौहीन अदालत नहीं की है, लेकिन अगर वो इन चीजों को सामने रखते माफी कह दें तो कोई अर्ज नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं क्विकली शाखावर साहब आपसे, अगर ये इमरान खान साहब पर ये फर्द जुर्म और केस अगर मामूली सज़ा भी है जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, तो फिर तो तौहीन वाले मामले के बाद तो फिर तो पाबंदी वाला और बैन वाला मामला नहीं हो जाएंगे अगर इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांगते, केस आगे चलता है। देखिए, ये अजहर सिद्दीक साहब बहुत पाए के वकील हैं और वो आइन और कानून के बड़े माहिर हैं। उन्होंने जिन ख्यालात का इजहार किया, मैं उनसे एक बड़े मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि वो फरमा रहे हैं कि ये तो तौहीन अदालत बनती नहीं है। देखिए, ये तो तौहीन अदालत तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने तो ये वाजे कर दिया है कि वादियो नजर में बनती है। तो सिद्दीक साहब जो अभी कह रहे हैं कि ये उस वक्त ये आर्गूमेंट शायद ये सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं कि अगर कोई एडवर्स ऑर्डर पास होता है इमरान खान साहब के ऊपर। एक बात बड़ी क्लियर है, बड़ी वाज़ेह है कि 5 रुकनी बेंच इस बात पे बिल्कुल बिल्कुल कंसिस्टेंट है और इसीलिए उन्होंने 2 मौके जो है वो फराहम किए हैं, जो अदालती नज़ायर हैं इसमें उनका हवाला दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको जो साहिब मशवरा दिया अगर जाना चाहिए, जो मैं भी अभी भी दूंगा, वो यही होगा कि खुदारा इसको कंटेस्ट ना करे, आप इसकी टेक्निकलिटीज में मत पड़ें कि 265D के तहत पहले बहस होगी या उसके बाद होगी या मेरिट के ऊपर ही अच्छा केस है।
ये अगर आप अदालती नज़ायर पहले सुप्रीम कोर्ट के देखें, जो लेटेस्ट व्यू है उसमें तो उन्होंने जो 3 जजमेंट जो उनको रेफर की हैं वो बिल्कुल इस बात की गमाजी करती हैं कि आप जो क्रिमिनल और जुडिशियल कंटेम्प्ट है उसमें माफी पहली ही मौके पे आपने मांगनी है। अगर नहीं मांगेंगे तो फिर उसका नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, और उसका नुकसान जो है वो खासा भयानक होगा। आप देखते हैं कि कल इमरान खान साहब जो है वो अदालत आलिया के सामने किस तरह का मौक़िफ़ अपनाते। बहुत शुक्रिया शाखावर साहब आपका, अज़हर सिद्दीक साहब आपका भी, और अब्बास शब्बीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मज़ीद मौज़ूआत पर बात होगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल के बाद देखने में आ रहा है, जिन इलाकों में अभी तक पानी खड़ा है, सैलाबी सूरत हाल है, वहाँ पर अब बीमारियाँ फैल रही हैं। उन बीमारियों का अब मसला ये हो रहा है कि वो वबाई अमराज जिसमें हैज़ा है, डायरिया है, जल्दी अमराज हैं, अब वो बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। फिर उसके साथ जो मच्छर वहाँ पैदा हुआ है और डेंगू और मलेरिया के मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। एक जानिब ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन लोगों को रिलीफ फराहम करना, उन लोगों को तक खुराक पहुँचाना, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज अगले आने वाले वक्त में वबाई अमराज हैं, क्योंकि चंद दिनों में इस हज़ारों की तादाद में वबाई अमराज में लोग मुब्तला हो रहे हैं और मुतअद्दिद अफराद इसमें जाँ बहक भी हो चुके हैं। क्या इंतज़ामात हो रहे हैं, क्या इक़दाम हो रहे हैं और किस किस्म की ये बीमारियाँ वो फैल रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फ़रा अज़ीम साहिबा। बहुत शुक्रिया फ़रा साहिबा आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर उम्मतुल्लाह ज़रीन साहिबा ने, डायरेक्टर अल-खिदमत हेल्थ वुमेन, वो हैं इस वक्त हमारे साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का भी। फ़रा अज़ीम साहिबा, पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या सूरत हाल इस वक्त आप लोगों तक जो रिपोर्ट हो रही है कि एक तो सैलाबी सूरत हाल है, लोगों तक खुराक पहुँचाना और बाकी चीज़ें वो खासा एक मुश्किल काम है, लेकिन एक अब बीमारियों का सिलसिला है जो चल निकला है और उसके लिए तो अब आम तौर पर उन इलाकों में बेसिक हेल्थ यूनिट या रूरल हेल्थ सेंटर, उनमें इतनी जगह नहीं होती थी, अब तो वो भी तबाह हो चुके हैं। किस तरह के चैलेंजेस अब हैं दरपेश? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी इस किस्म का कोई डिज़ास्टर किसी भी जगह पर आए तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और बलूचिस्तान में ये सिलसिला पिछले 3 माह से जारी है कि प्री मानसून से ये जो 13 जून से ये सिलसिला शुरू हुआ था और अभी तक भी ये जारी है। इसके साथ साथ हेल्थ के इश्यूज़, बिल्कुल हुकूमत को ये पहले से ही हम आगाह थे कि हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा सामने आएंगे, क्योंकि जब भी ये फ्लड्स आते हैं तो इसके बाद जो बीमारियां फूटती हैं उस पर भी काबू पाना बहुत ज़रूरी होता है। तो डे फर्स्ट से इस हवाले से भी चीफ मिनिस्टर ने हंगामी इजलास भी बुलाया था और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे और जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी उसकी जिम्मेदारियां उन्हें सौंप दी गई थीं। अभी भी बल्कि थोड़ी देर पहले डीजी हेल्थ से मेरी बात हुई है और वो ख़ुद नसीराबाद के बेस कैंप में मौजूद हैं। 2000 के करीब जो हैं वो मेडिकल कैंप्स जो हैं वो कायम किए गए हैं और बलूचिस्तान में मैं आपको बताऊं स्किन डिजीज़ेस ज़्यादा सामने आ रही हैं। अच्छा। मलेरिया का जो एक मर्ज़ है वो सामने आ रहा है, गैस्ट्रो का जो एक मर्ज़ है वो भी सामने आया है ज़्यादा जिसके पेशेंट्स हैं। लेकिन हमने इनिशियल स्टेज पर डे फर्स्ट से ही जो हेल्थ इश्यूज़ थे उस पर काबू पाने के लिए प्लान भी बनाया था और इसी तरीके से हेल्थ मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व करते हुए खुद सेक्रेटरी हेल्थ और डीजी हेल्थ ऑन ग्राउंड मौजूद थे। जैसा कि अभी भी मैंने आपको बताया कि डीजी हेल्थ जो हैं वो अपने बेस कैंप में हैं और मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं, डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी हैं, रिसोर्सेज की बेहद कमी है बलूचिस्तान गवर्नमेंट को। इसीलिए बार बार हम ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें मेडिसिन की भी सख्त ज़रूरत है, फूड एंड नॉन फूड आइटम्स की भी ज़रूरत है, लेकिन जो हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज़ हैं उस पर जितनी भी टीम्स हैं वो हाई अलर्ट हैं और खुद ऑन ड्यूटी मौजूद है, डॉक्टर्स भी ऑन ड्यूटीज मौजूद हैं। लेकिन ये बीमारियां आपको पता है ये नेचुरल बीमारियां हैं, ये फ्लड्स के बाद इनमें बिल्कुल वबाई मामलात में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उस तरह तो आम हालात में हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो नॉर्मल एक बेस होते हैं। अब तो सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। डॉक्टर साहब आप इस चीज़ को लुक आफ्टर कर रही हैं, तो क्या सिचुएशन आप तक आ रही है कि कितनी बड़ी तादाद है? क्योंकि हमारे पास जो फिगर्स थे उसमें तो सिर्फ ख़वातीन की बात कर ली जाए
तो वो हामला ख़वातीन की तादाद जो है वो लाखों में है, ज़च्चगी के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बाकी बीमारियां जो वायरल जिसे कहें वो तो एक अलग मामला है। जी डॉक्टर उम्मतुल्लाह ज़रीन साहिबा। जी मुदस्सर, अच्छा शुक्रिया आपने मुझसे पूछा। इसमें ऐसे है कि वाकई मैग्नीट्यूड मसाइल का अंबार है और सेहत के मसाइल का ख़ास तौर पे अंबार है, और बलूचिस्तान में वाकई सबसे पहले और बहुत मैसिव सैलाब आया। अहम मसला ये है ह्यूमन रिसोर्स की कमी, डॉक्टर्स की और पैरामेडिक्स की कमी है। बलूचिस्तान में मेडिकल कॉलेज ही कम है, लिहाजा डॉक्टर्स भी कम हैं। तो अल-खिदमत हेल्थ फाउंडेशन पाकिस्तान यहाँ से भी डॉक्टर्स की फराहमी की कोशिश कर रही है, और हम अपने हेल्थ यूनिट्स और फील्ड हॉस्पिटल्स वहाँ बना रहे हैं जी। 2 जगह बन भी चुके हैं। तो जो सामने मसाइल आ रहे हैं, अगर मैं औरतों और बच्चों के हवाले से बात करूँ तो वाकई हामला औरतों की अच्छी खासी तादाद है, और उनमें से एक अच्छी खासी तादाद सितंबर के महीने में ही डिलीवर होने वाली है या बच्चों की पैदाइश के अमल से गुजरने वाली है। फिर कुछ आगे अक्टूबर नवंबर में खून की कमी है। ये जो फ्लड हिट एरियाज हैं हमारे यहाँ के लोग पहले ही न्यूट्रिशनली अंडर नरिश्ड थे, मेल नरिश्ड थे, ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार थे। इनके अंदर खून की कमी भी थी, ग़िज़ाइयत की कमी भी थी। ऊपर से ये 2-3 महीने से जो जिन मसाइल का शिकार हैं उसके साथ और उनमें ग़िज़ाइयत की कमी है। और इन जैसे कहा कि साफ़ सुथरा पीने का पानी और सेहत व सफाई और टॉयलेट की फैसिलिटीज़, साफ़ सुथरा खाना, बेसिक मसाइल अगर आप देखें तो उनके शेल्टर, फूड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सेफ हेल्थ केयर है। अगर मैं आपको माँ और बच्चे को छोड़ के बताऊं, एक तो ज़च्चगी के मसाइल हैं जो अच्छे खासे हैं माँ और न्यू बॉर्न बच्चे की, कि वक्त से पहले पैदाइश भी हो सकती है। जब इस तरह की कैलेमिटीज़ और डिज़ास्टर्स आते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है और पैदाइश बच्चों की वक्त से पहले भी हो जाती है। तो कमज़ोर बच्चे, ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार नौज़ायदा बच्चे, आगे मौसम सर्द होने जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है, तो उस हिसाब से उनका टेम्परेचर रेगुलेशन, ये सारी चीज़ों के मसाइल हैं। फिर माओं और बच्चों के अलावा 2 पॉपुलेशन सेगमेंट्स हमारे और हैं। एक तो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो भी एट रिस्क होते हैं बहुत सारी चीज़ों के। उनके जिस्म के आज़ा, मैदा, जिस्म उतना काम नहीं करता, उतनी मशक्क़त नहीं बर्दाश्त कर सकते। तीसरे हमारी पॉपुलेशन का वो हिस्सा है जो पहले से ही, जिन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के, शुगर के, दिल के, सांस की बीमारियों के या दमे के शिकार या टीबी के शिकार मरीज हैं। ये 3 कैटेगरीज ये हो गई। जल्दी बीमारियां और खड़े पानी के वाटर लॉग वाले एरिया में स्किन इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, स्किन डिजीज़, एलर्जीज हैं और वीपिंग वुंड्स हैं। ज़रा सा बच्चे ने स्क्रैच कर लिया, मसाइल जो है डॉक्टर साहब आप फरमा रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, मैं ह्यूज बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी और फराज़ीम साहब हमारे साथ रहिएगा। मैं इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल वहाँ पर सहमन से हमारे नुमाइंदे जो हैं वो मौसे वहाँ की सूरत हाल यासिर शोरों से जान लेते हैं। यासिर, आगाह कीजिएगा, क्या यहाँ हेल्थ मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं सैलाब की सूरत हाल के बाद? हम जो है भानसिदाबाद हॉस्पिटल में मौजूद हैं। सेवन शरीफ में सैलाबी सूरत हाल के बाद जो तकरीबन ये मसला दरपेश हो रहा है कि जो मासूम बच्चे हैं, बुजुर्ग और ख़वातीन में जो है मलेरिया का फैलाव इंतहाई ज़्यादा जो है पाया जा रहा है, जबकि 24 घंटों में 40 से ज़ायद जो मुतासरीन थे उनमें जो है मलेरिया पॉजिटिव पाया गया। यहाँ पर डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये कितने जो पेशेंट्स हैं उनमें रेशो क्या आप देख रहे हैं मलेरिया का? जी, मलेरिया आजकल बहुत कॉमन हो गई है। फ्लड की वजह से हमारे पास 70 से 80% मलेरिया हो रही है। आज भी कल से हम पेशेंट देख रहे हैं, 55 पेशेंट हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि मलेरिया के, उनमें से 45 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो मलेरिया के सिर्फ बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। बहुत कॉमन हो गई है मलेरिया फ्लड की वजह से, और स्केबीज भी कॉमन हो गई है, डायरिया कॉमन हो गई है। यहाँ पे इमरजेंसी चल रही है अभी। यहाँ पर मौजूद है 7 से कि मलेरिया के, जिसका जिक्र भी फरा अजीम साहब करें कि मलेरिया जो है वहाँ पर खासा वो फैल रहा है। किन चीज़ों की इस वक्त ज़रूरत है, किस तरह से हेल्प आउट किया जाए फरा अजीम साहिबा
जो लोग देख भी रहे हैं, और फिर ख़ास तौर पर इदारों को भी और वफाकी हुकूमत किस तरह मदद की जाए इस वक्त बलूचिस्तान के लोगों की? जी देखें, पहले तो आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि बलूचिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर, बलूचिस्तान का जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, या आप ये देख लें कि साफ़ पीने के मसाइल वहाँ पर मौजूद हैं, रोज़गार के मसाइल मौजूद हैं, एजुकेशन सेक्टर में मौजूद हैं, बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम मीर अब्दुल क़द्दूस बिज़िंजो एक ऐसे विजनरी लीडर हैं और ऐसे विजनरी चीफ मिनिस्टर है कि हिस्ट्री में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। और जिस किस्म के प्लान्स वो बना रहे हैं, और आगे अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सैलाब की वजह से हमारे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो अनअनाउंस रह गए हैं। अभी जैसे ये एक आध महीने में थोड़े मामला सेटल डाउन होते हैं तो आप देखेंगे कि हमने इस किस्म के प्लान्स बनाए हैं कि आने वाली हुकूमतों को ये जाहिर हो जाएगा कि जब आपकी नीयत हो कुछ करने की, भले आपके रिसोर्सेस कम हो, लेकिन जब आपकी नीयत हो कुछ करने की तो आप काम कर सकते हैं। जी, जबरदस्त प्लान होंगे, लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है हमें तो इस पर फोकस करना है। इस वक्त तो वो सूरत हाल, वो प्लान, वो चीजें वो नजर नहीं आ रही हैं जिसकी जरूरत है। मुदस्सर मेरी बात कंप्लीट होने दें, आप मेरी बात सुने प्लीज। ये जो आज डिजास्टर की वजह से आप तबाहियां देख रहे हैं, ये पिछले 75 साल की तबाहियां हैं। अगर ये 75 साल में फोकस कर लिया जाता जो अभी मीर अब्दुल क़द्दूस बिज़िंजो कर रहे हैं, तो इस किस्म की तबाहियां सामने ना आती। ये इसीलिए बात करना बहुत ज़रूरी था। और अब मैं आपको ये बताऊं कि हम हर प्लेटफॉर्म पर हर किसी को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोमिनेंट एनजीओज, हेड्स ऑफ टू प्रोमिनेंट एनजीओज के वो बहुत उधर काम कर रही हैं। इसके साथ साथ हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एफसी है, आर्मी है, वो भी हर फ्रंट लाइन पे वहाँ पर पेश है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के पास रिसोर्सेज की बेहद कमी है, लेकिन हमारी नीयत भी है और हमारा फोकस भी है। हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को इंगेज कर रहे हैं क्योंकि हम अपने लोगों को बिल्कुल भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। हमें मेडिसिन की भी कमी है, मेडिसिन की ज़रूरत है। डॉक्टर्स खुद आएँ और अपनी सर्विसेज वहाँ पर दें, क्योंकि डॉक्टर्स भी अल्लाह के बाद एक मसीहा होते हैं। तो तमाम पाकिस्तान के डॉक्टर्स को भी मैं यही कहूंगी कि वो भी आएं और वो अपनी सर्विसेज वहाँ पर ऑफर करें। बड़ा आपने अच्छी बात की है कि डॉक्टर्स हमारे खास तौर पर अब यंग डॉक्टर्स को टेंट्स हमें वहाँ पर चाहिए। आपकी बड़ी अच्छी ये जो आपने अपील की, डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स जो आम हालात में हड़ताल वगैरह कर रहे होते हैं हमारे दोस्त, आप इनको ज़रूरत है कि अब यंग डॉक्टर्स की टीमें बाकायदा ऐसे इलाकों में पहुंची जाएं। एनजीओज़ के ज़रिए तो बहुत ज़्यादा कैंप लगाए भी जा रहे हैं, जैसे अल खिदमत भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा, अगर जो लोग मदद कर रहे हैं इस वक्त खुराक या बाकी सूरतों में, मेडिकल की सूरत में क्या तरीक़ाकार हो कि जो डॉक्टर्स नहीं हैं, हम जैसे लोगों को कैसे मदद करें कि यहाँ पहुँचा जाए और कम अज़ कम इन लोगों को इस चीज़ों से बचाया जा सके जो इस वक्त वायरल डिजीज़ हो रहा है? इसके लिए जैसे मलेरिया के लिए तो मॉस्किटो नेट्स या मच्छरदानियाँ वो अब तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। जहाँ जहाँ से भी मिली, ख़रीदी गई, और तकरीबन 62,000 से ज़्यादा मॉस्किटो नेट्स डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी हैं। खैमा बस्तियों में जहाँ जहाँ पानी खड़ा है वहाँ स्प्रे किया जाए, मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन वगैरह लगाए जाएँ, छोटे बच्चों को पूरे बाजू की कमीज़ें और पूरे कपड़े पहने जाएं। डेंगू से भी बचना है, वैसे तो मलेरिया प्रीडोमिनेंटली उधर है। और जिन्होंने मदद करनी है वो अपना वॉलंटियर्स में नाम लिखवाएं। अल खिदमत भी वॉलंटियर्स की लिस्ट बना रही है, और पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन भी रज़ाकारों की नेशनल लेवल पे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की लिस्ट बन रही है। हमारी ये साइट पे यूट्यूब पे मौजूद है, और हम कैंप का बंदोबस्त अल खिदमत बहुत तंदही से कर रही है। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन भी जहाँ जहाँ मुमकिन हो सकता है, हम लोग तो बल्कि साइकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन और फिजिशियन का बनाते हैं कॉम्बिनेशन। उसके साथ हम कोशिश करते हैं कि पैरामेडिक्स, नर्सेज और फार्मासिस्ट भी मिल जाए, तो फार्मासिस्ट जो है वो दवाइयाँ दे सकती हैं, एक हेल्प हो जाती है। और थोड़ी उनकी काउंसलिंग की भी, अभी तो इस वक्त तो शदीद मसाइल चल रहे हैं ना, लेकिन जैसे ही वाटर लॉगिंग ख़त्म होगी या पानी उतरेगा, ये लोग घरों को जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नफसियाती मसाइल का भी शिकार हो सकते हैं। टॉलरेंस की इनमें को अदम बर्दाश्त हो जाएगी, ज़ाहिर है घर जाएंगे तो सब कुछ लुटा पुटा होगा। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि फ़िलहाल जो जैसे भी डोनेट कर सकता है, इन कैश, इन काइंड, इन ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स अपनी प्रोफेशनल खिदमात पेश करें। बिल्कुल। और दवाएं बहुत ज़्यादा चाहिए, आयरन और कैल्शियम चाहिए माँ और बच्चों के लिए, विटामिन डी चाहिए। इस तरह हमला और ज़चगी के दौरान ब्लीडिंग रोकने की दवाइयाँ चाहिए।
इसी तरह एंटी मलेरियल प्रोफाइलैक्टिक चाहिए हमें कि हम पॉपुलेशन को जनरली बिल्कुल ये जो आपने बात की बड़ा जरूरी है। और इस वक्त पाकिस्तान में जैसे जितने भी लोग हैं उनको अब मदद की ज़रूरत है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा, बलूचिस्तान के लोगों को सिंध में, जनूबी पंजाब में, KPK में, सब जगह, और अलखिदमत जैसी जितनी भी तंजीमें हैं उनकी मदद इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। मैं फराज साहब आप जी मैं एक बात कहना चाहूँगी जी डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से, कि जिस तरह हम अपने पैसों की रकम की ज़कात देते हैं, हम अपने एसेट्स की असासों की ज़कात देते हैं। मैं डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिक्स से बहुत ही आजिज़ाना दरख्वास्त करती हूँ कि वो इसको अपनी प्रोफेशनल या अल्लाह ताला ने जो तिब्बी सलाहियतें दी हैं हेल्थ केयर देने की, उसकी ज़कात और सदका समझ के आगे बढ़ के आगे आए और इसमें साथ दें, ताकि न सिर्फ ये डॉक्टर्स बल्कि हर एक को अपने लेवल पर जो है वो इस तरह के मामलात को आगे बढ़ाना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे एक और बड़ा मसला दरपेश है और वो सैलाब के बाद ही नज़र आ रहा है कि आटे की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। 200 रुपये किलो तक आटा जाने के जो खदशात हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो सूबा सिंध में है वो बड़ा दावा किया जा रहा है कि आटा सस्ता अब दिया जा रहा है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने गुफ्तगू करते हुए बड़ी एक ज़बरदस्त बात की है, वो गुफ्तगू सुनवाते हैं, फिर उसकी हकीकत अपने नुमाइंदगान से जानें। गंदम सप्लाई होती है उसका 25% स्टॉक गवर्नमेंट के पास होता है, बाकी वो प्राइवेटली प्रोक्योर करते हैं मिल मालकान जो फ्लावर मिल्स वाले होते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ने ये इस बार एश्योरेंस करनी है कि जो भी गंदम जो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट से ली हुई है जो वो मिलों को देंगे, उस गंदम का जो हम सब्सिडी दे रहे हैं वो सब्सिडी गरीब आवाम तक पहुँचे। सब्सिडी गरीब आवाम तक पहुँचे, तो वो गरीब आवाम तक सब्सिडी का मामला शुरू हुआ है या नहीं? सलाउद्दीन अली हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। सलाउद्दीन, आटे की कीमत क्या है? क्या वाकई अब सस्ता आटे की फराहमी शुरू हुई है सिंध में? हाँ जी बिल्कुल, देखें कि हमने जो कल विजिट किया था तो उसमें हमें पता चला कि जो आटा है वो इस वक्त तकरीबन 125 से 130 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। अच्छा। तो इससे चंद रोज कबल तक जो आटे की कीमत थी वो तकरीबन 100 रुपए थी और चंद दिनों के अंदर ये 25 से 30 रुपए फी किलो बढ़ा है, जिसके बाद अगर 10 किलो आटे की थैले की बात करें तो वो तकरीबन 1250 और 1300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। तो इसके बाद जब रजिस्ट्रार शब जो है वो वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने एक नोटा के जो सिंध हुकूमत की जानिब से जो कीमत मुकर्रर की गई है एक्स मिल जो आटा है उसकी फी किलो कीमत जो है वो 65 रुपीज 65 रुपए मुकर्रर की गई है। इस तरह 10 किलो आटे के थैले की कीमत जो है वो 650 रुपए होगी। लेकिन जब आज हमने शर्जील मेमन साहब से इस हवाले से बात की, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि जिस सिंध हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो सब्सिडी देगी जहाँ पर लोग गरीब हैं, उन इलाकों उन एरियाज में सब्सिडी देगी। इलाकों में जो गरीब हैं तो सूबा सिंध में तकरीबन फिर इसका मतलब है 6 करोड़ लोगों में सिर्फ 50-55 लोग ही गरीब हो सकते हैं, बाकी तो सारे अमीर हैं, क्योंकि हर दुकान हर जगह हर मोहल्ले में इस वक्त 120 से 125 रुपए किलो आटे की जो है वो कीमत नज़र आ रही है। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।